पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि आप पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं इस पर निर्भर करती है। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसमें ऑथर 5 ऐसे पॉइंट को बताते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, व्हाट इज द फाइनेंशियल सेंस। गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की सीट पर वर्किंग करके नहीं बल्कि इंसान अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वह आपको क्रेजी लग सकता है और जो आप डिसीजन लेंगे वह मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर निर्भर करती है कि आप अपने इमोशंस, सिचुएशंस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। नंबर 2, नेवर इनफ व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को एक फाइनेंशियली गोल बनाना चाहिए, ऐसा गोल जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके पास सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं। मतलब आपको एनुअली कितने रुपए की जरूरत है जिससे आप अपनी एनुअल नीड्स और रीजनेबल वांट्स को पूरी कर सकें। आपको वह अमाउंट फिक्स करना होगा और वही आपका गोल है। जब आप अपने गोल को अचीव कर लें उसके बाद रुक जाएं और पैसे से ज्यादा अपने परिवार और सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन या स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। उस फाइनेंशियल स्टेटस को अचीव करने के डायरेक्शन में काम करना और जब वह मिल जाए तब रुक जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। नंबर 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर उन सब किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है। वह एक लाइन है, दिस गाय हैव बीन इन्वेस्टिंग कॉन्स्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ द सेंचुरी। कहने का मतलब यह है कि वॉरेन बफेट इस सदी के 3/4 मतलब 75 साल से लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वह बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी $86.5 बिलियन की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फेनोमेनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वह 75 साल से कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंस उनकी स्किल को देना चाहिए उतना या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम को देना चाहिए। वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना और उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या उसे री इन्वेस्ट कर दिया। उस समय ने उन्हें कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट दिए। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल स्किल। नंबर 4, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने और अमीर बने रहने में बहुत फर्क होता है। शायद यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल है जो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस, कैरियर और इन्वेस्टिंग, इन सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सरवाइव करना। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती थी। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ और किसी की क्यों नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉरेन बफेट ने एक लंबे समय तक सरवाइव किया और अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसे कम नहीं होने दिया। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी रही वह उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वह समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला और कंपाउंडिंग नामक फार्मूला से उनकी नेटवर्थ इतनी जबरदस्त हो गई। नंबर 5, लक एंड रिस्क। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। केंट इवेंस और बिल गेट्स एक बेहतरीन दोस्त थे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर केंट इवेंस ने स्कूल छोड़ दिया होता तो वह निश्चित ही माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन केंट इवेंस ने स्कूल नहीं छोड़ा और केंट इवेंस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। बिल गेट्स और केंट इवेंस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवेंस लाखों लोगों में से वह एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन यह कहना उचित होगा कि आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा। आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान लो कि आपने जो भी डिसीजन लिए वह सब सही थे तभी आप सफल हुए। अगर आप फाइनेंशियली फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे इसीलिए आप असफल हुए। सफल और असफल होने पर आपके डिसीजन और हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सफल होने पर भी कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते चलो, असफल होने पर भी सिचुएशंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो, जब तक कि सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता ना दिला दें।